समीर चंद्र गांव में रहता था। उसे अपने गांव से बहुत लगाव था। वहाँ की खुली साफ हवा और पास ही नदी में बहता निर्मल शीतल पानी देखकर वह अपने ऊपर गर्व महसूस करता था। वो इसी धरती में पैदा हुआ था। अपने गांव के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए वो गांव वालों के साथ मिलकर बहुत से अच्छे काम किया करता था। मुखिया जी, आज मेरा पंचायत में प्रस्ताव होगा कि गांव के सभी लोग घर में शौचालय बनवाएं और गांव में प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है समीर बेटा, पंचायत तुम्हारी बात से सहमत है। इस तरह गांव के बड़े बुजुर्ग भी हर काम में समीर की मदद करते। समीर को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से विदेश जाना पड़ा। वो अपने कॉलेज में भी हमेशा गांव की स्वच्छता और शुद्ध जल वायु की तारीफ किया करता था। इधर समीर के जाने के बाद गांव के नजदीक नदी किनारे एक सीमेंट फैक्ट्री खुल जाती है। गांव वाले सीमेंट फैक्ट्री खुलने से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें वहां रोजगार जो मिल गया था और दुकानें आदि खुलने की वजह से कारोबार बहुत बढ़ गया था। मगर कुछ समय बाद ही सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होने लगा और केमिकल वेस्ट नदी में जाकर बहने लगा। इस कारण नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया। इन्हीं कारणों की वजह से गांव में तरह तरह की बीमारियों के शिकार होने लगे लोग। गांव के खेत खलियान भी दूषित पानी की वजह से अब सूखने लगे। एक दिन पंचायत में एक गांव वाले ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप फैक्ट्री वालों से प्रदूषण को लेकर बात करने गए थे, क्या निर्णय हुआ? हाँ, मैंने बात तो की है, मगर वो लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण तो होगा ही। तभी मुखिया जी समीर को देखकर चौंक जाते हैं। अरे समीर बेटा, तुम? प्रणाम मुखिया जी, और आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। खुश रहो बेटा समीर, तुम कब आए? मुखिया जी, कल रात ही आया। सुबह होते ही आपसे मिलने आ गया। लेकिन यह क्या, गांव की आबो हवा को किसकी नजर लग गई है? मुखिया समीर को सारी बात बताते हैं। समीर अगले ही दिन सीमेंट फैक्ट्री की मैनेजमेंट को मिलने जाता है और प्रदूषण के बारे में उनसे बात करता है। मिस्टर समीर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री है, प्रदूषण तो होगा ही। सर, मेरे पास कुछ उपाय हैं, अगर आप इन्हें लागू करें तो प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। कंपनी वाले उसका सुझाव मान जाते हैं और फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरण लगाए जाते हैं और नदी में आने से पहले केमिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करते हैं। समीर भी गांव वालों को और अधिक पेड़ लगाने का सुझाव देता है। समीर की मेहनत रंग लाती है और पूरे गांव की आबो हवा पहले की तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाती है और बीमारियां जो गांव में लगातार आ रही थीं, उनसे लड़ने की शक्ति गांव वालों में आ जाती है और समीर एक अच्छा नागरिक अपनी मिट्टी को सलाम करता है। गांव वाले समीर की तरह अपनी मिट्टी से प्यार करने लगते हैं। सलमा चांद नगर में रहने वाली एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया करने की लगन लगी रहती। उसकी शादी मुराद नगर में रहने वाले इस्माइल के साथ हो गई। इस्माइल दुबई में काम करता था और बहुत ही नेक लड़का था। सलमा अपनी शादी से बहुत खुश थी। उसके ससुराल में उसकी सास अमीना बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी। सलाम अम्मी। खुश रहो बहू, यह लो खीर खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तभी इस्माइल आकर कहता है, अम्मी, बहू के प्यार में कहीं तुम बेटे को मत भूल जाना, मुझे भी थोड़ी खीर दो। और तीनों खुशी खुशी हंसने लगते हैं। इस तरह खुशी खुशी कई दिन बीत जाते हैं। अब इस्माइल को अपने काम से वापस विदेश जाना पड़ता है। वो सलमा से कहता है, सलमा, तुम अपना और अम्मी का ध्यान रखना और फोन पर बातें करते रहना। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सलमा अमीना को बताती है कि वह माँ बनने वाली है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। सलमा इस्माइल को फोन करके खुशखबरी बताती है। सलमा, मैं तो चाहता हूँ कि अभी उड़कर आ जाऊँ, लेकिन 1 साल बाद छुट्टी मिलेगी। मैं ईद पर छुट्टी मिलते ही आऊँगा। सलमा को प्यारा सा बेटा हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। 1 साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सलमा और अमीना इस्माइल का इंतजार करते हैं, लेकिन एक दिन खबर आती है कि इस्माइल काम के दौरान किसी तूफान में फंस गया और अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा। सलमा अमीना की खुशियां गम में बदल जाती हैं।
इस तरह इस्माइल का इंतजार करते करते कई बरस बीत जाते हैं और उनके पास रखी जमा पूंजी अब खत्म हो जाती है। एक दिन सलमा अपनी सास से कहती है, अम्मी, मैं सोचती हूँ घर चलाने के लिए कोई नौकरी देख लूं। नहीं बहू, तुम बेटे की देखभाल करो, मैं कोई काम देख लूंगी। तभी सलमा को एक आइडिया आता है और वो कहती है, अम्मी, क्यों ना हम घर में ही काम करें। आजकल प्लास्टिक के लिफाफे पर पाबंदी है, तो क्यों ना हम कागज के लिफाफे बनाकर बाजार में बेचें और यह काम तो हम घर पर ही कर सकते हैं। अमीना तैयार हो जाती है और वो लोग रद्दी की दुकान से पुराने अखबार लाकर उनके लिफाफे बनाना शुरू करती हैं और बाजार में जाकर दुकानों पर बेच देती हैं। उनके बनाए लिफाफे मजबूत होने के कारण उनकी मांग बढ़ती जाती है और उनके लिफाफे बनाने का काम काफी मशहूर हो जाता है और वह सलमा लिफाफे वाली के नाम से मशहूर हो जाते हैं। तभी एक दिन अचानक इस्माइल वापस आ जाता है और अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। अमीना कहती है, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। धीरे धीरे वे तीनों मेहनत करके अपनी कागज के लिफाफे बनाने की फैक्ट्री बना लेते हैं और इस तरह समझदारी से सास बहू अपने घर को दोबारा खड़ा कर लेती हैं और मजबूरी को अपनी मजबूती बनाकर जीवन बिता। मदन शहर में नूडल का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। आजकल नूडल बेचने के इतने ठेले हो गए हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। काम बहुत ही मंदा चल रहा है, लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। मदन अपनी पत्नी के साथ वापस गांव आ गया। क्यों जी, हम यहाँ गांव में अब क्या करेंगे? अरे, हमें तो एक ही काम आता है, नूडल बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो हमारा कंपटीशन भी नहीं होगा। सब मेरे पास ही आएंगे नूडल खाने। मदन ने गांव में नूडल का ठेला लगा लिया। लोग उसके ठेले पर आते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी गांव वाला नूडल खाने नहीं आया। सब तो बस देख कर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। मदन सलाह लेने अपने दोस्त रघु के पास गया। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने अपने बचपन के दोस्त रघु से पूछा था। वो कह रहा था कि गांव वालों को पता ही नहीं है चाउमीन कैसी होती है, इसलिए वो चाउमीन खाने नहीं आ रहे हैं। वे गांव वाले हैं, बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं खर्चते। तो फिर अब क्या करें? इन्हें कैसे चाउमीन बेचें? परसों इसी गांव में रघु की शादी है। मैंने सोचा है कि उसकी शादी में गांव वालों को मुफ्त में नूडल खिला दूंगा। इससे उनको नूडल का स्वाद भी पता चल जाएगा। हो सकता है हमारा काम हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मदन ने ऐसा ही किया। रघु की शादी पर मदन ने सबको नूडल खिलाए। लोगों को नूडल का स्वाद बहुत पसंद आया और वे नूडल खाने मदन के ठेले पर आने लगे। मैं ना कहता था, एक बार अगर सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। इस तरह धीरे धीरे मदन का काम चल निकला और कुछ ही दिनों में मदन के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई। अरे मदन भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये चाउमीन होती क्या है, पर आज जो तुमने चाउमीन खिलाई है, भाई साहब, मजा आ गया खाकर, बहुत ही अच्छा। वाह भाई मदन, तुम तो बड़े कारीगर हो, बड़ी टेस्टी आइटम बनाई है। ये सब देखकर मदन का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए नूडल पर घमंड हो गया और उसने नूडल के दाम दुगने कर दिए। जैसे ही मदन ने दाम बढ़ाए, लोगों ने उसके ठेले पर आना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। ये अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल खाने नहीं आता? मदन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, गांव वाले हैं, सोच समझ कर ही पैसा खर्चते हैं।
अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल खाने नहीं आएंगे। मदन का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सबसे अच्छे से बात भी करने लगा। और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। पंजाबी ढाबा मद्रासी डोसा। जया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत गुणी भी थी। वह खाना बनाने में बहुत निपुण थी। उसके बनाए मसाले डोसे की तारीफ सभी किया करते थे। एक दिन जया के कॉलेज के कुछ दोस्त उसके घर आए तो जया ने उन्हें मसाला डोसा और इडली बनाकर खिलाई। जया, मसाला डोसा कहाँ से मंगवाया है? हमें भी बताओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ जया, मैंने भी आज तक कभी इतना स्वाद डोसा नहीं खाया। जया ने जब उन्हें बताया कि यह उसने खुद बनाया है तो सभी उसकी तारीफ करते नहीं थके। अमनदीप मन ही मन जया को प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जया भी अमनदीप को बहुत पसंद करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अमनदीप ने जया से कहा, जया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जया हाँ कर देती है और दोनों के घर वाले मंजूरी देकर उनकी शादी कर देते हैं। दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमनदीप अपने पिताजी के ढाबे पर काम करने लगता है और पंजाबी खाने के साथ साथ इडली डोसा भी बेचना शुरू कर देता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से ढाबे के काम में काफी तरक्की होती है। यह सब देखकर उसके सामने के ढाबे वाला मंजीत उनसे चलने लगता है और अपने ढाबे पर पंजाबी खाने के साथ साथ इडली डोसा बेचना भी शुरू कर देता है और अमनदीप के मसाला डोसा बनाने वाले कारीगर को लालच देकर अपने साथ मिला लेता है। धीरे धीरे अमनदीप के ढाबे के ग्राहक अब कम होने लगते हैं। एक दिन अमनदीप परेशान होकर घर आता है और उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या बात है पुत्र जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अमनदीप उन्हें सारी बात बताकर कहता है, अब आप ही बताओ पिताजी, मैं इडली डोसा बनाने वाले को कहाँ से लेकर आऊँ? तभी जया कहती है, अगर आप पिताजी बुरा न माने तो क्या मैं इनके साथ कुछ मदद कर सकती हूँ? वह कैसे बेटा जी? पिताजी, मुझे बहुत स्वाद मसाला डोसा और इडली सांभर बनाना आता है। हाँ जया, मुझे याद आया, मैंने भी तो तुम्हारे हाथ का डोसा खाया है। अमनदीप के पिता मान जाते हैं और अगले ही दिन से जया पंजाबी ढाबे में मद्रासी डोसा बनाना शुरू कर देती है। उसके बनाए डोसे की खुशबू से सभी ग्राहकों को अमनदीप के ढाबे पर खींचे चले आते हैं और उनका पंजाबी खाने के साथ साथ मद्रासी डोसे का काम भी खूब चल पड़ता है। सभी लोग जया के बनाए मसाले डोसे को खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं और कहते हैं, भाई वाह, पंजाबी ढाबे के मद्रासी डोसे की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल मजा आ गया। वाह, क्या बात है।